हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले टॉपिक लिख लेता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इनसे डील करेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, जो आपको यूजुअली 12th के बुक में एज अ चैप्टर दिया, बट ये टॉपिक है। यहाँ पर जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म, और लास्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये तीनों टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझना पड़ेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझने के लिए हमें एक पार्टिकल है जिसको बोलते हैं चार्ज, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये टॉपिक समझ गया, इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हमें समझ गई तो हम ये तीनों टॉपिक इजीली समझ सकते हैं। जैसे बेसिकली मैं अभी समझाता हूँ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स क्या, जब चार्ज रेस्ट पे रहता है, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो हम ये टॉपिक को कवर कर लेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ चार्ज इज एट मोशन, चार्ज इज एट यूनिफॉर्म मोशन। मोशन 2 टाइप के होते हैं, बट बेसिकली हम जब मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब ये हुआ उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और अगर एक्सीलरेशन के टर्म में बात करूँ तो एक्सीलरेशन 0 रहेगा। ठीक है, और मैं जब बात कर रहा हूँ चार्ज इज एक्सीलरेटेड, इसका मीनिंग ये है कि वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट नहीं है, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट लिखा है मैंने, और उसका एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा, मतलब उसका वेलोसिटी हर पॉइंट पे वेरी करेगा। ठीक है, तो अगर मेरे को चार्ज के बारे में समझ में आ गया तो मैं ये तीनों टॉपिक को इजीली समझ सकता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली अभी ये टॉपिक को पहले यूनिफॉर्म मोशन को बहुत अच्छे से समझते हैं, एंड फिर उसके बाद से एक्सीलरेशन और ये क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा मैं मैकेनिक्स पार्ट में आने वाला हूँ। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। सपोज मान लो कि एक ऑब्जेक्ट को A to B जाना है, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, इसको A to B जाना है। और मान लो कि सपोज ये सपोज मान लो ये 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर, राइट, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर। सो हाउ मैनी किलोमीटर्स ट्रैवल कर लिया है, इट इज़ 4 किलोमीटर, राइट। और मैंने आपको क्या बोला कि हर एक किलोमीटर वो 5 मिनट में ट्रैवल कर रहा है, हर एक किलोमीटर वो 5 मिनट में ट्रैवल कर रहा है, राइट। अब ये तभी पॉसिबल है जब इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी, इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो हर पॉइंट पे सेम होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूं 5 मिनट्स में, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको मैंने टाइम और डिस्टेंस और टाइम दोनों दे दिया है, तो आप वेलोसिटी निकाल लोगे। तो आप देखो यहाँ पर भी वेलोसिटी की वैल्यू उतनी आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज 1/5। यहाँ पर भी वेलोसिटी की 1/5, यहाँ पर भी वेलोसिटी 1/5। अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन बोला तो उसको इनडायरेक्टली ऐसा समझ लो कि वो रेस्ट पे है, बट विथ सम वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉट सम वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अब मैं रिपीट करता हूं वापस, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट। तो बेसिकली क्या हो गया, अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन पे है तो वो कंटिन्यू रहेगा यूनिफॉर्म मोशन पे, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो कंटिन्यू रहेगा रेस्ट पे, जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स मैं नहीं लगाता हूं। तो बेसिकली जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं तो क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं तो न्यूटन सेकंड लॉ पे आते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है कि अगर किसी भी बॉडी पे आपने फोर्स लगाया तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब ये यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें कोई फोर्स नहीं लगा है तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है।
बट एक ऑब्जेक्ट है जिस पर आप फोर्स लगा रहे हो तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, उसमें एक्सीलरेशन आता है। एक्सीलरेशन अगर आया इसका मतलब उसका वेलोसिटी वेरी कर रहा है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रहा है और पीछे से किसी ने उसको पुश किया, तो बेसिकली उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हुई मतलब उसमें एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स लगता है उस पे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स नहीं लगता है तो वो अपने स्टेट पे कंटिन्यू रहता है, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा या तो वो रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली आगे हम थोड़ा पढ़ते हैं, जो मैंने चैप्टर पढ़ा है, अभी टॉपिक पढ़ा है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको पहले बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए आपको मैंने बताया कि चार्ज किस पे रहना चाहिए, रेस्ट पे रहना चाहिए, ठीक है। चार्ज रेस्ट पे रहना चाहिए मतलब क्या हुआ, बेसिकली देखो सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है, मेरे को चार्ज की प्रॉपर्टी भी आपको पढ़ानी है, पर मैं पहले टॉपिक्स को इलैबोरेट कर रहा हूँ, ब्रीफली बता रहा हूँ कि टॉपिक्स के अंदर हमें टारगेट क्या होना चाहिए, हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज को मैं Q से डिनोट करता हूँ। तो कैसा ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे मतलब इसका कोई मोशन नहीं है, मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो है, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, टाइम अभी मैं इनिशियली देख रहा हूँ तो जीरो है, पर टाइम चेंज होगा, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, ठीक है। बट उसका पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा तो उसको रेस्ट बोलते हैं, राइट। यहाँ पर मैं इनिशियली देख रहा हूँ इसलिए मैंने टाइम जीरो लिखा है। इनिशियली मतलब मैं अभी इसको तुरंत देख रहा हूँ कि ये रेस्ट पे है, बाद में धीरे धीरे वो टाइम चेंज होगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी चार्ज रेस्ट पे, तो क्या होता है जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है, उसको रेस्ट पे रखने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी क्या बोलते हैं, वो यूज कर रहा है और उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। उसके सराउंडिंग में क्या फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, अभी धीरे धीरे आपको समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होता क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज अ फील्ड व्हिच इज इमेजिनरी, मतलब आप इसको देख नहीं सकते बट आप इसको सेंस कर सकते हो। अब सेंस कैसे करेंगे, आपने बचपन में सुना होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज अगर मैंने इधर रखा है तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, राइट। फिर आपने ये भी सुना होगा पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दे आर केप्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, तो भी ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसका एक फील्ड क्रिएट हुआ, वो फील्ड इसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है कि दूर जाओ, ठीक है। ऐसा सेम यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर इसने क्या किया, एक फील्ड क्रिएट किया, वो इसको रिपेल करेगा, राइट। तो बेसिकली हम देख नहीं सकते हैं बट हम इसको सेंस कर सकते हैं, जो कि आपको बचपन में पढ़ाया गया कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये फील्ड जो क्रिएट होता है ये इमेजिनरी फील्ड है, ठीक है। ओके, बेसिकली एनर्जी है, इन शॉर्ट देखो पूरी दुनिया एनर्जी पे ही काम करता है। इस एनर्जी का एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये एनर्जी किसके वजह से क्रिएट हुई, चार्ज की वजह से, जब चार्ज रेस्ट पे है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देखो ध्यान से, इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या था, इसका नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिज्म, जो मैंने तीनों टॉपिक लिखवाए थे आपको। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिज्म। अब बेसिकली मैग्नेटिज्म में मैंने आपको क्या बोला, चार्ज इज मूविंग यूनिफॉर्मली, मूविंग यूनिफॉर्मली मतलब क्या हो गया, अब ये चार्ज है, सपोज मान लो ये चार्ज है, ठीक है, और इसको मैंने कुछ वेलोसिटी दे दी v, ठीक है ना, v वेलोसिटी दे दिया मैंने, और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रखी है, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा, तो इसके सराउंडिंग में क्या क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक चार्ज के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं हो सकता, होता है, ऐसा नहीं होता, बट वो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है वो बहुत ही कम होता है। तो बेसिकली मेरे को मिलियंस ऑफ चार्ज को मूव कराना है, मिलियंस ऑफ चार्ज मतलब बहुत सारे चार्ज होंगे, उसको मूव कराना है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन्स हो, आपको एक साथ मिलियंस ऑफ चार्ज को मूव कराना है, ठीक है ना। तो अगर आप एक साथ मिलियंस ऑफ चार्ज को अगर मूव करते हो विद सेम वेलोसिटी, मतलब हर एक चार्ज सेम वेलोसिटी के साथ ही मूव होना चाहिए। अगर हर एक चार्ज डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है तो आपको जज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि कहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर एक अजम्पशन है, एक अजम्पशन ये है कि आप मिलियंस ऑफ चार्ज को एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करोगे, ठीक है। अब मिलियंस ऑफ चार्ज कहां पर रहता है, बेसिकली अगर आप देखो ये वायर है,
अब इस वायर में मैंने एक करंट पास करा दिया, तो करंट के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हर एक इलेक्ट्रॉन एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करता है इन केस ऑफ करंट, ठीक है। अगर सपोज करंट के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन्स है और 50 इलेक्ट्रॉन्स एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, चार्ज को एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करा रहा हूँ, तो इसके सराउंडिंग में क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं। समझ में आया? बट अगर आपने करंट के अलावा कुछ और पास किया तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा। तो करंट भी दो टाइप के होते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे। करंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसी करंट और एक होता है डीसी करंट। तो आपको बाद में ये बताया जाएगा कि एसी करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है या डीसी करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सपोज मान लो ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, जैसे 50 इलेक्ट्रॉन्स है और हर एक इलेक्ट्रॉन डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो वो यूनिफॉर्मली मूव नहीं कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो क्या प्रोड्यूस होगा, जो थर्ड टॉपिक था दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होगा। समझ में आया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। आपको हर एक टॉपिक को मैंने जो पढ़ाया है, मतलब जो मैंने लिखवाया था उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, बट बेसिकली हम लोग हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली अच्छे से कवर करेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे। तो बेसिकली अभी हम पहले वापस फर्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। फर्स्ट टॉपिक वापस अगेन से एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हमने अभी जो पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमें पढ़ना है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 3 पार्ट में डिवाइडेड है अगेन, जिसको मैं क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो भी है मैंने आपको बताया कब प्रोड्यूस होता है, जब चार्ज किस पे रहता है, रेस्ट पे रहता है। मैग्नेटिज्म जब चार्ज किस पे रहता है, यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, मतलब वो एक्सीलरेटेड रहता है, ठीक है। तो मुझे अभी ये टॉपिक कवर करना है, ठीक है। बट ये सब टॉपिक में आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि मैं चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये टॉपिक का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, पर अगर मुझे इन टॉपिक्स को अच्छे से समझना है तो मुझे चार्ज की प्रॉपर्टी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और उसके बाद से मैं क्या बोलते हैं आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। उसके बाद से मैं हर एक टॉपिक कवर करूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो बेसिकली कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, जैसे बेसिकली चार्ज का सिंबल क्या है। चार्ज का सिंबल हम लोग कभी कभी उसको कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, कभी कभी स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। दूसरा, इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका एसआई यूनिट होता है कूलम, ठीक है, उसको सी से डिनोट करते हैं। तीसरा, ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। फिजिक्स में जितनी भी नई क्वांटिटीज मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आना चाहिए कि वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है ये भी बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें तो पता होनी चाहिए। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या हो गया, एक ऐसा क्वांटिटी जिसकी वैल्यू होती है और जिसका डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। तो ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू हो और डायरेक्शन हो उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और ऐसा क्वांटिटी जिसका सिर्फ वैल्यू हो, जिसको मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, ऐसे क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू, इसका डायरेक्शन है कि नहीं है, डायरेक्शन है पर वो कहीं भी मूव हो सकता है, मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। स्पेसिफिक डायरेक्शन होता तो बात अलग है, ठीक है। तो स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, मतलब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ये चार्ज को मैं इधर मूव कर सकता हूँ, ये चार्ज को ऊपर मूव कर सकता हूँ, ये चार्ज को इधर मूव कर सकता हूँ, इधर 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 कहीं भी मूव कर सकता हूँ। इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन होता तो ही उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी, इवन दो उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन है पर भी उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ऐसे क्वांटिटी जिसका स्पेसिफिक डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है, तो मैंने आपको क्या बोला था, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। बट कुछ क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जो वेक्टर के हर एक लॉ को फॉलो नहीं करते, जैसे करंट एग्जांपल है, ठीक है। तो करंट क्या करता है, उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और उसके अंदर डायरेक्शन भी है। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अंडरस्टूड। तो उसका डायरेक्शन भी है, उसका मैग्नीट्यूड भी है, पर भी इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते, क्योंकि कुछ वेक्टर क्वांटिटीज के लॉ, जैसे लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये फॉलो नहीं होता है।
तो ऐसे क्वांटिटी जो वेक्टर जैसा लगता है बट वो वेक्टर क्वांटिटी होता, उसको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, और एक और क्वांटिटी ले लो जैसे फोर्स या फ्रिक्शन ले लो, समझ में आया? फ्रिक्शन एक फोर्स है। फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन क्या करता है? जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव होता है उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन रहता है। मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू तो होगी और उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी मिल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं तीनों टाइप के क्वांटिटीज आपको बता दिया, बट इसका इतना यूज नहीं, बस इतना समझना आपको प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में कि उसका सिंबल जो होता है वो क्यू और कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू दोनों से डिनोट करते हैं। उसका ऐसा यूनिट कूलम रहता है और वो स्केलर क्वांटिटी रहता है। ठीक है, तो और चार्ज स्केलर क्वांटिटी रहता है। बट इसके कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। अब वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो दूसरा पहले, फिर फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कि कितने टाइप के चार्ज होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में प्रोटॉन बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, अभी किसी ने पूछा कि न्यूट्रल या न्यूट्रॉन चार्ज होता है क्या? तो न्यूट्रल चार्ज नहीं होता है, वो चार्जलेस होता है, तो इसको चार्ज में काउंट नहीं करना है आपको। तो दो ही टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी है कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज। अब मैं यहां पर एक वर्ड यूज कर रहा हूं, दैट इज इंडिपेंडेंट। अब इसका मीनिंग क्या है समझने की कोशिश करते हैं, पर पहले देखते हैं कि स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होता है। स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन से कोई छोटा चार्ज नहीं हो सकता है। इवन दो साइंटिस्ट अभी उस पर सर्च कर रहे हैं तो उससे छोटा चार्ज मिला है, बट वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट मतलब यह स्मॉलेस्ट फंडामेंटल भी लिख सकते थे आप। इंडिपेंडेंट के बदले क्या लिख सकते थे? फंडामेंटल भी लिख सकते थे, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट है। अभी किसी ने अगर आपको कोई स्पेसिफिकली वर्ड्स नहीं यूज किया, जैसे स्मॉलेस्ट चार्ज पूछा, तो आप कुछ और बोलोगे। वो क्या है मैं लिखता हूं। सिक्स्थ है स्मॉलेस्ट डिपेंडेंट चार्ज। यहां पर मैंने डिपेंडेंट यूज किया है, दैट इज कॉग्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस e/3 या प्लस माइनस 2e/3, ऐसी वैल्यूज होती है। तो देखो बेसिकली ये चार्ज सबसे छोटा है, दुनिया का सबसे छोटा चार्ज ये है आज के डेट में, करंट डेट में सबसे छोटा चार्ज ये है। बट ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मेरा वो कॉन्सेप्ट क्या था कि ऐसा चार्ज बताओ जो इंडिपेंडेंट है, समझ में आया, जिसको फंडामेंटल। तो आपने एटम पढ़ा, एटम के अंदर 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। उससे छोटा तो चीज कोई होता ही नहीं है, एटम से छोटी चीज कोई होती ही नहीं है। तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। और ये सब पार्टिकल इंडिविजुअली रहते हैं, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। समझ में आया? तो बेसिकली क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना है और उसके अकॉर्डिंगली ही आंसर करना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज अगर किसी ने पूछा फॉर जी के, मतलब किसी ने पूछा तो आपको ये बोलना है, पर ये डिपेंडेंट है किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। देखो ई की वैल्यू कुछ होती है, मैं अभी आपको लिख के दूंगा, तो उसको डिवाइड बाय 3 किया, मतलब उसकी वैल्यू और कम हो रही है। किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू और कम होती है। तो इंडिपेंडेंट मतलब बोला तो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अभी 7th प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन को तो पहले बेसिकली E- से डिनोट करते हैं और उस पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। तो इस पे कोई कमेंट नहीं होगा, बट आपको वैल्यू याद रखनी, पर ये आपको एग्जाम में दिया जाता है। और E+ मतलब एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो सेम चार्ज होता है बट प्लस में होता है 10⁻⁹ कूलम। समझ में आया? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एज अ प्रॉपर्टी है, बट वो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपको, तो ध्यान से देखो। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपसे जो पूछ रहा हूं वो 8th प्रॉपर्टी है, मे बी 8th प्रॉपर्टी है, हाँ 8th प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो 8th प्रॉपर्टी में क्या पूछ रहा हूं? सपोज ये बॉडी न्यूट्रल है। मैंने आपको क्या बोला? न्यूट्रल है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्ज होता है या नहीं होता है?
न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्ज होता है या नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो बेसिकली मैं अगर बोलूं, लॉजिकली अगर मैं सोचूं, सपोज मान लो मैंने बोला है कि इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है और मैंने बोला 10 प्रोटॉन्स भी है, तो ये बॉडी तभी भी न्यूट्रल है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में रिकम्बाइन होकर न्यूट्रल हो जाते हैं। समझ में आया? बट इसमें भी नंबर अगर मैं चेंज कर दूं तो ये न्यूट्रल बॉडी नहीं रहेगी। अगर सपोज मान लो मैंने यहाँ पर बोल दिया 50 इलेक्ट्रॉन है और 10 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो बहुत ज्यादा है। अगर सपोज ये 50 होता, ये 10 होता, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। पर अगर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बॉडी। तो किसी ने अगर आपसे पूछा कि न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्ज होता है कि नहीं होता है, तो आपको ये बोलना है कि उसके अंदर चार्ज होते हैं, पर वो जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझना है तो आप समझ सकते हो। एक और एग्जांपल लेके, जैसे मैं मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁹ और प्रोटॉन का कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹। ऐड करो, प्लस माइनस आंसर कितना आएगा? 0। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो मतलब उनका कैंसिल आउट होके 0 मिलेगा, मतलब वो क्या बॉडी हो गया? न्यूट्रल बॉडी हो गया। ठीक है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो 9th प्रॉपर्टी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब क्या हो गया? चार्ज इज क्वांटनाइज्ड। इसका मतलब होता है अमाउंट। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं कि एक बॉडी है जो चार्ज बॉडी है, ठीक है, और एक बॉडी है जो अनचार्ज बॉडी। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज मान लो ये चार्ज बॉडी है, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन से मान लो, ठीक है, और इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो मैं अगर आपको बोल रहा हूं कि आपको यहां से चार्ज ट्रांसफर करके इधर पे भेजना है, तो अभी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं अगर बोलूँ कि चार्ज ट्रांसफर करो, तो आप एक चार्ज ट्रांसफर करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, 4.5 चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे अगर मैंने आपको बोला जाओ दुकान से मार्कर खरीद के लेके आओ, तो आप क्या करोगे? एक मार्कर खरीद के लाओगे, या 2 खरीद के लाओगे, या 3 खरीद के लाओगे। कभी 3.5 मार्कर खरीद के ला सकते हो? नहीं। मतलब एक फिक्स अमाउंट में ही आप चीजें ट्रांसफर कर सकते हो या खरीद सकते हो। ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं क्वांटनाइज्ड। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट बेसिकली अगर इसको और अच्छे से लिखना है तो आप ऐसे लिखो, फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है ना? तो जो चार्ज को आप ट्रांसफर करना है या किसी से एक्सेप्ट करना है, जो भी कुछ करना है वो आप एक फिक्स्ड अमाउंट में ही कर सकते हो। ठीक है, उसको कभी आधा नहीं कर सकते। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। ठीक है, वेयर N स्टैंड्स फॉर होल नंबर, ना कि रैशनल नंबर। आप ऐसे कभी नहीं लिख सकते Q इज इक्वल टू 1/2E, ये कभी नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? बेसिकली क्या हो गया? आप इतना चार्ज नहीं भेज सकते, तो यहाँ पर n जो होगा वो होल नंबर होगा या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। उसको वर्ड्स में लिखा है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली वो टेक्निकल वर्ड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, ये आपको याद रखना है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 9 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है। ठीक है, तो बेसिकली 9 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लास्ट टॉपिक, लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन मतलब क्या हो गया? बेसिकली कंजर्व करना। कंजर्व करना मतलब क्या हो गया? इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। चार्ज कंजर्व्ड रहता है। ठीक है ना? बेसिकली मतलब क्या हुआ? सपोज मान लो ये आपका सिस्टम है और इसके अंदर बहुत सारे चार्ज है। जैसे सपोज मान लो ये 2E है, 2 -E है, मतलब सपोज मान लो नेगेटिव चार्ज है। -2 कूलम, -2 कूलम ले लो, या आप ले लो 3 कूलम, या आप ले लो 5 कूलम, या आप ले लो -6 कूलम। ठीक है ना? ऐसा करके बहुत सारे चार्ज थे। ठीक, अभी आपको इसने आपने क्या किया? इस बॉडी को शेक किया, ऐसा बहुत जोर जोर से हिलाया, बहुत जोर जोर से हिलाया, और फिर क्या हुआ कि नए चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि हिलाया, कुछ एनर्जी यूज की, तो कुछ नए चार्ज प्रोड्यूस होंगे। तो सपोज 1, 2,
3 4, चार्ज उतने ही रहेंगे बॉडी में, पर चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, सपोज ये मान लो मैंने मान लिया 6 कूलम, ये मैंने ले लिया 8 कूलम, ये मैंने ले लिया -9 कूलम, मेरे को बताओ इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो मैं क्या करूँगा, इनिशियली इतना था, इनपुट मतलब इनिशियली लिख लो यार, इनिशियली इज इक्वल टू फाइनल, ऐसा भी लिख सकते थे, ठीक है, बात एक ही है। तो इनिशियली चार्ज इतना था तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। तो इनिशियल चार्ज कितना था, -2 +3 -6 +5 इक्वल टू फाइनल कितना है बताओ, इसको नहीं मालूम है तो मैं इसको x ले लेता हूँ, x +6 +8 -9। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये वैल्यू मिल गई। नहीं समझ में आया, मतलब चार्ज क्या हो गया, कंजर्व्ड हो गया। समझ में आया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, पर कंडीशन है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर ये सिस्टम ए लिया है तो ये सिस्टम भी ए ही होना चाहिए, उसी सिस्टम का इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपने ये सिस्टम ए लिया और यहाँ पर सिस्टम बी लिया है तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो ये लॉ यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। समझ में आया, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, और वो कभी होगा, कंडीशन ये है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये याद रखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।